सोचो तुम एक स्ट्रेंजर से मिलते हो, तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाती है। अब वो तुम्हें अपने घर इनवाइट करता है और वहाँ वो तुम्हारा दिल निकाल के उसका सैंडविच बना के खा लेता है। 1988 में एक इंसान था जो ये सब कुछ कर रहा था। एक सीरियल किलर जिसने 17 से ज़्यादा मर्डर्स किए, जिसके क्राइम का तरीका इतना ब्रूटल था कि अरेस्ट होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स तक उसके पास जाने से डरते थे। ये कहानी है जेफरी डहमर की, AKA मिल्वॉकी मॉन्स्टर। जेफरी डहमर का पूरा नाम जेफरी लॉयनल डहमर था, जो 21 मई 1960 में अमेरिका में पैदा हुआ। जेफरी की मदर का नाम जॉइस डहमर था और उसके फादर का नाम लॉयनल डहमर था, जो कि एक रिसर्चर थे। बचपन से ही जेफरी को उसके पेरेंट्स की तरफ से वैसी अटेंशन नहीं मिली थी जैसी एक छोटे बच्चे को मिलनी चाहिए, और जेफरी की मदर भी हर टाइम उसके फादर से लड़ती रहती थी। जब जेफरी अपने प्राइमरी स्कूल में था तो उसके फादर अपना ज़्यादा टाइम घर नहीं होते थे। अपनी रिसर्चेस की वजह से वो कई कई महीने तक घर नहीं आते थे, और जब कभी वो घर आते भी थे तो उसकी मदर, जो कि एक हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट थी, वो उनको फोर्स करती थी कि वो अपना ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। उसकी मदर जॉइस एक डिप्रेस्ड औरत थी, इतनी कि एक दफ़ा जॉइस ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया। इन्हीं सब चीज़ों में जेफरी के पेरेंट्स ने कभी सही से उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो ख़ुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था। जेफरी काफ़ी एनर्जेटिक और खुश रहने वाला बच्चा था, लेकिन यह सब चीज़ें छोटी सी उम्र में ही देखने के बाद वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया था। अपनी मदर की बीमारी और फादर के दूर रहने से वो इतना अकेला हो गया था कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इमोशनल अबैंडनमेंट जब वो सिर्फ 5 साल का था। 1966 में जेफरी की पूरी फैमिली डॉलिस्टान ओहायो मूव कर गई, जहाँ उसका एक और भाई दुनिया में आया। इस पॉइंट पे जेफरी को उसके पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी बहुत अटेंशन मिली। उसके पेरेंट्स ने उसको उसके छोटे भाई का नाम डिसाइड करने का कहा, और उसने अपने भाई का नाम रखा डेविड। लेकिन शायद अब इस अटेंशन का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इससे 2 साल पहले जेफरी के अंदर एक बहुत डार्क ऑब्सेशन पैदा हो गई थी। जब जेफरी सिर्फ 4 साल का था, वो अपने फादर को एनिमल्स पे रिसर्च करते हुए देखता था। तब उसका इंटरेस्ट डेड एनिमल्स में बढ़ गया था। अकॉर्डिंग टू हिज फादर, वो जानवरों की हड्डियाँ देखकर बहुत खुश हो जाता था। इसके अलावा वो डेड एनिमल्स पर अपने हाथ फेर कर ये एक्सप्लोर करता था कि बोन्स किस किस पॉइंट पर हैं। 1968 में ये फैमिली दोबारा बाथ टाउनशिप ओहायो मूव करती है। यहाँ जो उनका घर था वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, और साथ में एक छोटा सा हट भी था। यहाँ पर जेफरी बाहर से छोटे छोटे इंसेक्ट कलेक्ट करता था और छोटे एनिमल्स जैसे चूहे और गिलहरी वगैरह की डेड बॉडीज़। इन डेड बॉडीज़ को वो ग्लास जार्स में प्रिजर्व करके अपने हट में रखता था। एक रात जेफरी अपने फादर से पूछता है कि एनिमल बोन्स को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। उसके फादर खुश होते हैं, उनको लगता है कि उसका इंटरेस्ट साइंस की तरफ है, और वो उसको सारा प्रोसेस समझाते हैं, जो वो बाद में अप्लाई भी करता है। एक दफ़ा वो एक डेड एनिमल को डिसेक्ट करता है और उसको अपने हट के पीछे दफना देता है। 14 साल की उम्र से ही डैमर अल्कोहल का एडिक्ट हो चुका था। एक बार वो क्लासरूम में विस्की पी रहा होता है। जब उसका क्लासमेट उससे पूछता है, तुम क्लास में विस्की क्यों पी रहे हो, तो जेफरी उसको जवाब देता है, अल्कोहल इज़ माई मेडिसिन। टीनेज में ही जेफरी ने डिस्कवर किया था कि ही वॉज अ गे, बट उसने ये बात किसी को बताई नहीं। सितंबर 1977 में जेफरी के फादर को पता चलता है कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो डाइवोर्स केस करते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। 1978 तक ये केस चलता है और 1978 में उनकी डाइवोर्स हो जाती है, और उसके छोटे भाई डेविड की कस्टडी उसकी मदर को मिलती है। अब उसकी मदर भी उसके भाई को लेकर घर से चली जाती हैं, और जेफरी उस घर में अकेला रह जाता है। जून 18, 1978 जेफरी को उसके घर के पास एक हिचहाइकर मिला, जिसका नाम था स्टीवन हाइक्स। स्टीवन की एज 19 थी। जेफरी से कुछ बात होने के बाद उसने जेफरी को बताया कि उसने शाम को एक कॉन्सर्ट पे जाना है, तो जेफरी ने उसको कहा, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, तुम शाम तक मेरे घर रुक सकते हो। स्टीवन उसकी बात मानकर उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ वो बहुत बियर पीते हैं, और शाम में स्टीवन जेफरी को कहता है कि अब हमें कॉन्सर्ट के लिए निकलना चाहिए। यह बात सुनकर जेफरी को बहुत गुस्सा आता है, और वो स्टीवन के सर पर 4.5 किलो का डंबल मार देता है। डंबल लगने से उसके सर पर चोट तो आती है, बट वो मरता नहीं है। तो जेफरी उसका गला दबाकर उसे मार देता है, और उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, और उसके बाद वो स्टीवन की बॉडी को काटना शुरू करता है और उसकी बोन्स को हथौड़े से तोड़ता है। वो उसकी बोन्स का पाउडर बना के उसे वहीं पास के जंगल में फेंक देता है, और उसकी बची हुई बॉडी को एसिड में डालकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है।
इस सब के बाद जेफरी के फादर अपनी फियांसी के साथ घर वापस आते हैं और जेफरी को फर्दर स्टडीज़ के लिए ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। लेकिन जेफरी वहाँ ज़्यादा टिक नहीं पाता। 6 महीने में ही उसको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। 6 महीने में ही उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत अल्कोहल पीता था और अपने कमरे में बैठकर चीखता था, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते थे। अब जेफरी के फादर ने उसको आर्मी में भेज दिया, जहाँ ही वॉज ट्रेंड एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, और ट्रेनिंग के बाद उसको बाकी सोल्जर्स के साथ जर्मनी भेज दिया गया। मेडिकल ट्रेनिंग में उसने ड्रग्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें स्लीपिंग पिल्स वगैरह भी इंक्लूड थी। और जर्मनी में जेफरी ने ये पिल्स पहली बार अपने सोल्जर फ्रेंड पर ट्राई की। इन सब चीज़ों की वजह से जेफरी को अब आर्मी से भी निकाल दिया गया था। मार्च 24, 1981 जेफरी जर्मनी से दोबारा यूएस आ गया, लेकिन उसको पता था कि अगर वो वापस घर गया तो उसके फादर बहुत गुस्सा करेंगे। देन ही डिसाइडेड कि उसको यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो भागकर मियामी आ गया, जहाँ उसने एक बुचर शॉप पर काम किया। लेकिन उसको उसकी अल्कोहल कंजम्पशन और बिहेवियर की वजह से वहाँ से भी निकाल दिया गया। देन सितंबर में वो अपने फादर के पास वापस आ गया, लेकिन उसके फादर उससे काफ़ी गुस्सा थे, तो उन्होंने उसको उसकी ग्रैंड मदर के घर भेज दिया। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर रह रहा था, लेकिन यहाँ चीज़ें और ख़राब होना स्टार्ट हो गई। 1984 से 1985 में जेफरी काफ़ी लोनली फील कर रहा था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था बात करने को, तो वो ड्रिंक करके स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करता था। यहाँ वो मिलवॉकी में गे सेक्स वर्कर्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन इन सब से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। अब सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद उसकी बचपन की डार्क ऑब्सेशंस भी एक्टिवेट हो गई थी। एक दफ़ा उसकी ग्रैंड मदर के घर के करीब एक लड़के की डेथ हुई। जब उसको दफनाया गया तो जेफरी वहीं खड़ा वेट करता रहा। सब लोगों के जाने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेवयार्ड के वॉचमैन ने उसे देख लिया और वो वहाँ से भाग गया। 15 सितंबर 1987 जेफरी स्टीवन टमोई से मिलता है और उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती करके वो उसको अपने साथ होटल ले गया, जहाँ उसने उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाई, और जब वो बेहोश हो गया तो जेफरी ने स्टीवन को सेक्सुअली असॉल्ट किया। जब जेफरी सुबह उठा तो उसने देखा कि स्टीवन उसके पास ही मरा हुआ पड़ा है और उसके सर पे काफ़ी बड़ी चोट है। अब वो स्टीवन की डेड बॉडी को होटल में छोड़कर नहीं जा सकता था, तो होटल के पास से एक शॉप से उसने एक सूटकेस ख़रीदा और उसकी बॉडी को उस सूटकेस में डालकर अपनी ग्रैंड मदर के घर ले गया, जहाँ वो बेसमेंट में उसकी बॉडी को काटता है और सेम अपने फर्स्ट विक्टिम की तरह ही उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देता है। लेकिन इस बार वो स्टीवन के सर को ब्लीच में प्रिजर्व करके प्लास्टिक बैग में डालकर अपने पास रखता है, क्योंकि उसको स्टीवन बहुत हैंडसम लगता था और वो उसको हमेशा अपने आसपास महसूस करना चाहता था। 16 जनवरी 1988 जेफरी मिलता है जेम्स से एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर। जेम्स की एज 14 थी। जेफरी ने जेम्स को $50 ऑफ़र किए और कहा कि मैं तुम्हारी न्यूड फ़ोटोज़ लेना चाहता हूँ। जेम्स उसकी बात मान लेता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ जेफरी जेम्स को उसका गला दबाकर मार देता है। एंड उसके बाद वो जेम्स की डेड बॉडी को भी सेक्सुअली असॉल्ट करता है और उसकी बॉडी को भी सेम तरीके से डिस्पोज कर देता है। ये जेफरी के क्राइम का पैटर्न था। वो अपने हर विक्टिम की बॉडीज़ को सेम तरीके से डिस्पोज करता था और इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए उसने बहुत सी जानें ली। जेफरी काफ़ी सारे लड़कों को अपनी ग्रैंड मदर के घर लाता था। अब उसकी ग्रैंड मदर को भी उस पर शक हो रहा था, क्योंकि वो अपने सब विक्टिम्स की बॉडी को बेसमेंट में ही डिसेक्ट करता था, जिसकी वजह से पूरे घर में काफ़ी स्मेल रहती थी। इन सब चीज़ों से तंग आकर अब उसकी ग्रैंड मदर ने भी उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन बहुत जल्द उसको एक अपार्टमेंट भी मिल गया था, और अपार्टमेंट मिलने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जेफरी मीट्स कीशन। उसने कीशन को भी सेम तरीके से ड्रग किया, बट वो जेफरी से बच के भाग गया और उसके बाद जेफरी वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी साल 1989 में जेफरी को 1 साल की सज़ा हुई और आफ्टर रिलीजिंग इन 1990 उसने अपना आखिरी अपार्टमेंट लिया, जिसका नंबर था 213। इसी अपार्टमेंट में जेफरी अपने ज़्यादा क्राइम्स करने वाला था और इसी अपार्टमेंट की वजह से जेफरी को बहुत जल्द पुलिस पकड़ने वाली थी। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के बाद जेफरी रायमंड से मिला, लेकिन अब जेफरी अपने विक्टिम्स की कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखने लगा था, जैसे आईडी कार्ड, वॉचेस, अंडरगारमेंट्स। जेफरी ने एक कैमरा ख़रीदा था जिससे वो अपने विक्टिम्स की फ़ोटोज़ क्लिक करता था। क्योंकि वो अकेला रहता था तो कुछ केसेस में वो अपने विक्टिम्स की बोन्स और स्कल्स भी प्रिजर्व करके अपने पास रखने लगा था। एक दिन जेफरी एक गे बार में अर्नेस्ट से मिला, जिसकी एज 22 थी। जेफरी ने अर्नेस्ट को $50 ऑफ़र किए और उसको भी न्यूड पिक्स लेने का कहा। जेफरी ने अर्नेस्ट को ड्रग किया, लेकिन इन ड्रग्स का उस पर कुछ ख़ास असर नहीं हुआ।
और अर्नेस्ट ने वहाँ से भागने की कोशिश की, तब जेफरी ने एक नाइफ से उसका गला काट दिया। अर्नेस्ट काफ़ी मस्कुलर था, तो जेफरी ने उसकी थाई का एक पीस और उसका दिल अपने फ्रिज में स्टोर कर लिया और उसकी बाकी बॉडी को सेम तरीके से डिस्पोज कर दिया। आफ्टर डिस्पोजिंग हिज बॉडी, जेफरी ने वो थाई का पीस खाया और उसके दिल के साथ उसने एक प्रॉपर सैंडविच बनाकर खाया। और ये खाने के बाद जेफरी डैहमर के ये वर्ड्स थे, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन नेवर एक्सपीरियंस और वाना लिव विदाउट अगेन। इसके बाद भी जेफरी रुका नहीं एंड ही मेट डेविड। डेविड पहला ऐसा इंसान था जिसका एक बच्चा भी था। जेफरी ने उसको सेम तरीके से अप्रोच किया और पिक्चर्स का बोला। अभी तक जेफरी के सारे विक्टिम सिंगल थे, इसलिए जेफरी डेविड को मारते वक्त थोड़ा घबराया भी, लेकिन अपनी आदत की वजह से उसने उसके साथ भी सेम चीज़ें की। लेकिन डेविड को मारने के बाद जेफरी काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था। उसके अंदर एक गिल्ट था कि उसने एक छोटे बच्चे से उसका बाप छीन लिया। उसके बाद जेफरी ने 5 महीने तक किसी आदमी से बात नहीं की और अपने फादर के साथ भी दोबारा कनेक्शंस बनाने की कोशिश की। बट आफ्टर 5 मंथ्स वो वापस से अपनी हैबिट में आ गया। फरवरी 1991 में जेफरी कर्टिस से एक बस स्टॉप पे मिला। उसने उसको भी सेम तरीके से मारा और वही सेम पैटर्न फॉलो किया। कर्टिस को मारने के बाद जेफरी बिकेम अ मॉन्स्टर। उसने अपने क्राइम्स की स्पीड और ज़्यादा कर दी। कर्टिस को मारने के 1 महीने बाद जेफरी 19 साल के एडल से मिला। जेफरी ने उसके सर पर एसिड डाला जिसकी पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। पहले जेफरी लोगों को 1-2 महीने के गैप पे मारता था, लेकिन अब कुछ वीक्स के गैप में ही उसने अपने क्राइम्स करना शुरू कर दिए। इवन के कुछ केसेस में तो एक वीक में 2 से 3 मर्डर्स। 1991 में 31 साल के एंथनी हग्स, 38 जून 1991 में 20 साल के मैट टर्नर, 5 जुलाई 1991 में 23 साल के जेरेमाई, जिसके ऊपर जेफरी ने ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट किया। जेफरी ने उसके मुंह और बॉडी पर हॉट वाटर डालकर ये देखना चाहा कि वो सरवाइव कर पाता है कि नहीं। 12 जुलाई 1991 में 23 साल के ओलिवर लेसी, 19 जुलाई 1991 में 25 साल के जोसेफ बार्डहॉफ। इन डेट्स को देखकर आपको आइडिया हो सकता है कि ये सारे क्राइम्स जेफरी ने अपने पहले करने वाले क्राइम से काफ़ी कम टाइम पीरियड में किए। अभी जो मैंने आपको विक्टिम्स के नाम बताए उनमें से एक मैं मिस कर गया, कोनेरैक, अ 14 years old बॉय, जो जेफरी से बच के भाग गया था और उसने पुलिस को ये सब कुछ बताया था। जब पुलिस कोनेरैक के साथ जेफरी के घर आई और उससे पूछा तो उसने कहा कि कोनेरैक मेरा बॉयफ्रेंड है। हम एक पार्टी पे गए थे जहाँ इसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से ये बहकी बातें कर रहा है। अब पुलिस वाले खुद कोनेरैक को जेफरी के साथ छोड़कर चले जाते हैं और वो भी नहीं बच पाता। लेकिन जल्द ही जेफरी के ये सारे क्राइम्स हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले थे। 12 जुलाई 1991 एक नेकेड आदमी रात के टाइम मिलवॉकी की सड़कों पर भाग रहा था। उसने एक पुलिस कार देखी और पुलिस वालों को अपने साथ एक अपार्टमेंट पर ले गया, अपार्टमेंट नंबर 213। उस आदमी का नाम था ट्रेसी एडवर्ड्स। इस सीन से कुछ घंटों पहले ही जेफरी ट्रेसी को अपने साथ अपने घर लेकर आया था, बट ट्रेसी उससे बचकर भाग गया एंड लकीली पुलिस को अपने साथ ले आया। जब पुलिस वालों ने जेफरी के घर की तलाशी ली तो उनको वहाँ सभी विक्टिम्स की फ़ोटोज़ मिली। उनको वहाँ एंथनी और स्टीवन के प्रिजर्व किए हुए सर भी मिले एंड वो कंटेनर जिसमें वो अपने विक्टिम्स की डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करता था। इसके अलावा बोन्स और फ्रिज से ह्यूमन फ्लैश। जब पुलिस वालों ने जेफरी को पकड़ा तो जेफरी ने उनसे एक ही बात की, फॉर व्हाट आई डिड आई शुड बी डेड। 17 विक्टिम्स और पूरी दुनिया को इन सब मर्डर्स के पीछे की सच्चाई जाननी थी और जेफरी खुद भी सब कुछ बताना चाहता था। जेफरी डैहमर के 60 घंटे के इंटरव्यूज़, जिसमें उसने अपने एक क्राइम को डिटेल से एक्सप्लेन किया। जेफरी की फैमिली ने ट्राई किया कि उसको मेंटली अनस्टेबल बताकर उसको बचा लें, लेकिन जेफरी ने कोर्ट में भी ये सारे क्राइम्स क्लियरली एक्सेप्ट किए। कोर्ट ने फैसला किया कि मौत की सज़ा जेफरी के लिए कम है, तो कोर्ट ने जेफरी को 9 लाइफ्स इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। जेल में जेफरी का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और उसने ये कहा कि वो अपने सारे क्राइम्स पीछे छोड़ आया है। बट ऑन नवंबर 28, 1994 जेफरी को उसके इनमेट जैसी एंडरसन ने जेल में ही मार दिया। जैसी जेफरी के अचानक चेंज हो जाने से खुश नहीं था और उसने कहा कि गॉड ने उसको अर्थ पे जेफरी को मारने ही भेजा था। एंड दैट्स द एंड ऑफ मिलवॉकी मॉन्स्टर। ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपको भी इसी टाइप के डीपली रिसर्च केसेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर वीक इसी टाइप की वीडियोस डालता हूँ। एंड एट द एंड, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।